फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैफ्ट पे। इस वीडियो में 10 सिलेक्शन गुरुजी के नोट्स के द्वारा बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें सब्जेक्ट रहने वाला है केमिस्ट्री। ऑलरेडी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स को करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल 2008 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उसे डिस्कशन के साथ कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे समय का भी ख्याल रखा जाएगा। इस कारण से कम समय में इसे मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगी। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। 2008 में पूछे गए प्रश्न को पहले देख लेते हैं। 2008 में पूछे गए प्रश्न का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में किसका परत चढ़ा होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसका परत चढ़ा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता का। लोहा को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तथा यह हवा एवं नमी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया करता है, जिसे समान भाषा में जंग लगना कहा जाता है। लोहा को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो यह हवा एवं नमी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया करता है, जिसे समान भाषा में जंग लगना कहा जाता है। जंग लगने का सूत्र दिया गया है Fe2O3.XH2O, Fe2O3XH2O। जंग लगने से लोहा खराब हो जाता है एवं इसमें क्षरण होने लगता है। जंग की परत लाल और भूरे रंग की होती है। जंग की परत कैसी होती है, तो लाल और भूरे रंग की होती है। जंग बनाने की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगने से लोहा का भार पहले बढ़ता है, बाद में घटने लगता है। जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है, ये दोनों को याद रखिएगा। जंग लगने से लोहा का भार पहले बढ़ता है पर बाद में घटने लगता है। फिर आगे दिया गया है जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। लोहे पर जस्ता लगाने को ही जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर यसत लेपन कहा जाता है। माफ करिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता की परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लोहे पर जस्ता लगाने को ही क्या कहा जाता है, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन या फिर यसत लेपन। लोहे को जंग से बचाने के लिए और भी उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि लोहे पर पेंट लगा दिया जाता है, लोहे के ऊपर ग्रीस लगा दिया जाता है, मोबिल या तेल की परत चढ़ा देना या फिर एंटीकरण द्वारा लोहे को मिश्र धातु में परिवर्तन करके भी जंग से सुरक्षा किया जा सकता है। लोहे को मिश्र धातु में परिवर्तित करके भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोहे के बर्तनों जिनमें खाद्य पदार्थ का भंडारण किया जाता है उसके भीतरी भाग में जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिंक खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया कर उसे विषैला बना देता है। लोहे के बर्तन जिनमें खाद्य पदार्थ का भंडारण किया जाता है उसके भीतरी भाग में जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया कर उसे विषैला बना देता है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। बिल्कुल, जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा विष में और कवक नाशी के रूप में भी किया जाता है। कवक नाशी के रूप में किया जाता है। वर्णीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो रबर को और मजबूत और कठोर बनाती है। वर्णीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो रबर को और मजबूत कठोर बनाती है। वर्णीकरण की सबसे आम विधि प्राकृतिक रबर को सल्फर से उपचारित करना है। वर्णीकृत करने के लिए रबर को सल्फर से मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कौन सा है? हीरा। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हालांकि एक ग्राफीन भी हो चुका है। हीरा कार्बन का अपरूप है एवं यह अधातु है। हीरा विद्युत का कुचालक है। ध्यान देते चलिएगा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हीरा का परावर्तनांक 2.42 होता है। कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। काले हीरे को बोट कहा जाता है। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से हीरे को शीशा काटने में यूज किया जाता है, तो काले हीरे को, जिसे क्या कहते हैं, बोट। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, कलरफुल नहीं होता है, पारदर्शक होता है और रंगहीन होता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। हीरे में एक चतुष्फलकीय संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना होती है। हीरे में चतुष्फलकीय संरचना जबकि ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना होती है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों का भौतिक गुण भिन्न होता है, लेकिन दोनों रासायनिक गुणों में कार्बन के समान एक जैसा होता है, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन के ही अपरूप हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, तो कलिनन हीरा है।
कालिनन हीरा है जो 3106 कैरेट का है। कितने कैरेट का? 3106 कैरेट का है। इसका पता 1905 में दक्षिण अफ्रीका में लगाया गया था। यह अभी ब्रिटेन राजघरानों के शाही संग्रह में शोभायमान है। तभी कहाँ है? तो ब्रिटेन के राजघराने में स्थित है। कोहिनूर हीरा या तो गोलकुंडा खान भारत से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में भी दिया गया है, देख लेते हैं। यह भी कार्बन का अपरूप होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। तो काला शीशा किसे कहेंगे? ग्रेफाइट को। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में, इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में, इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। ठीक है। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में sp2 प्रसंस्करित रहता है। हीरा में कार्बन sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन sp2। ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व तथा या फिर सबसे भारी तत्व कौन सा? तो ओस्मियम। सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व या फिर सबसे भारी तत्व कौन सा? तो ओस्मियम है। वही सबसे कम घनत्व वाला या फिर सबसे हल्का या फिर सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? तो लिथियम है। सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? तो लिथियम है। नेक्स्ट है सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। सबसे प्रबल अपचायक तत्व लिथियम। सबसे प्रबल उपचायक तत्व फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बहुलता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बहुलता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वॉशिंग सोडा का समान नाम है। वॉशिंग सोडा का समान नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा या सोडा एस का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। रासायनिक सूत्र है Na2CO3 से माफ करिएगा Na2CO3 10H2O। धोने वाला सोडा का नाम दिया गया है Na2CO3 10H2O। इसका इस्तेमाल घरों में धुलाई के लिए किया जाता है, कपड़ा धुलाई के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3 वही सोडियम कार्बोनेट का था Na2CO3 10H2O। इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेकरी उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 4, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। दूध, दही या फिर खट्टा दही ऐसा पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जाता है। नींबू, नारंगी या फिर संतरा या सब में खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका या फिर अचार में एसिटिक अम्ल। सिरका या फिर अचार में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। वही सेब में मैलिक अम्ल, इमली या अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, वही सांप, बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी, भौरा के डंक, नेटल का डंक या समय मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। सांप, बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी, भौरा के डंक, नेटल का डंक ऐसे में कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनाई जाती है। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनाई जाती है। सोडा वाटर या पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल होता है। सोडा वाटर या पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है? तो सोना एवं चांदी की शुद्धिकरण करने में। सोडा वाटर या पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संचायक बैटरी बनाने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संचायक बैटरी बनाने में। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। कार या ट्रक की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल ही डाला जाता है। कार या ट्रक की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल ही डाला जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोरा में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है फिटकरी व सोरा में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में अम्लराज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल। औषधि निर्माण व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, इसका उपयोग फोटोग्राफी में कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में किया जाता है। इसे याद रखिएगा, कपड़े से स्याही हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं?
संतरे यह होते हैं विटामिन के। ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन होगा, कौन से विटामिन, तो विटामिन सी। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन बी और सी है, और एक है वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसका एक ट्रिक भी है कीड़ा, KEDA। तो बी और सी को छोड़ करके सभी के सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, इसे याद रखिएगा। विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग से प्रश्न आ रहा है, इसके बारे में जीव विज्ञान में बताया जा चुका है। तो चलिए जब बायोलॉजी में करवाऊंगी उसमें मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है 2012 में पूछे गए प्रश्न। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं, तो लेड के बने होते हैं, शीशा के बने होते हैं। लेड या शीशे के कंटेनरों का उपयोग रेडियोधर्मी सामग्रियों के भंडारण या ले जाने के लिए किया जाता है। शीशा एक भारी धातु है, शीशा एक भारी धातु है जो परमाणु विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम है और इस प्रकार लोगों को जोखिम से बचाता है। प्रबल अम्लों को रखने के पात्र शीशा के बने होते हैं। प्रबल अम्लों को रखने के पात्र किसके बने होते हैं, शीशे के बने होते हैं। यदि हम एसिड से धातु के कंटेनर में संग्रहित करते हैं तो वे संक्षारित हो जाएंगे क्योंकि एसिड प्रकृति में संक्षारक होते हैं। यदि हम एसिड को धातु के कंटेनर में संग्रहित करते हैं तो वे संक्षारित हो जाएंगे क्योंकि एसिड प्रकृति में क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। शीशा आवर्त सारणी का एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 82 है। शीशा का परमाणु संख्या कितनी है, 82। इस तत्व का प्रतीक Pb होता है, Pb। शीशा का उपयोग, यह एक धातु है जिसका उपयोग से पेंट और पाइप को संक्षारण प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जाता है। यह एक धातु है जिसका उपयोग से पेंट और पाइप को संक्षारण प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है, उदाहरण के लिए सीसा अम्लीय बैटरी में। सोल्डरिंग और इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के लिए भी इसका यूज किया जाता है। शीशा कम मात्रा में भी विषैला होता है, खास करके बच्चों के लिए। शीशा जो है कम मात्रा में भी विषैला होता है, खास करके बच्चों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। जब एक अस्थिर परमाणु नाभिक विघटित होकर अधिक स्थिर नाभिक बनाता है, इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मी क्षय कहा जाता है। जब एक अस्थिर परमाणु नाभिक विघटित होकर अधिक स्थिर नाभिक बनाता है, इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मी क्षय कहा जाता है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होता है वे अस्थायी होते हैं। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 होती है या इससे अधिक होता है उसे अस्थायी कहते हैं या फिर अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा एक बार फिर से बता देती हूँ। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या इससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, इसका उदाहरण दिया गया है जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि यह सब रेडियो एक्टिव तत्व है। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है और सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण का, वही भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। वर्ग विस्थापन नियम सोडी एवं फॉजन ने दिया था। वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया है, सोडी एवं फॉजन ने। वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया है, सोडी एवं फॉजन ने। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक अल्फा किरण एवं 2 बीटा किरण निकलने से समस्थानिक का निर्माण होता है। एक अल्फा किरण और 2 बीटा किरण निकलने से समस्थानिक का निर्माण होता है। बीटा किरण निकलने से समभारी का निर्माण होता है। बीटा किरण निकलने से समभारी का निर्माण होता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप किससे करते हैं, GM काउंटर से। GM काउंटर से रेडियोधर्मी क्षय के बाद रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से शीशा में बदल जाते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेक्वेल ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया था।
रेडियो सक्रियता का पता किसने लगाया है? हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियो सक्रियता का एशियाई मात्रक बेक्यूरेल होता है। रेडियो सक्रियता का एशियाई मात्रक बेक्यूरेल होता है। क्या होता है? बेक्यूरेल होता है। सिरके में होते हैं कौन से अम्ल होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन से अम्ल होते हैं? एसिटिक अम्ल होते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। और प्रमुख अम्ल के स्रोत के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, हमने बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 3 नंबर है, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चलन नहीं करता? ऑप्शन के अनुसार चीनी हो जाएगा। कौन जल में घोलने पर विद्युत का चलन नहीं करता? चीनी। विलयनों में अशुद्ध जल या शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता। विलयनों में अशुद्ध जल या शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता, लेकिन जल में कोई अम्ल, क्षार या लवण घुला हुआ हो तो वह चालक हो सकता है। विद्युत सेलों के विलयनों में भी विद्युत धारा का प्रवाह इसी प्रकार होता है। सुक्रोज, जिसे टेबल शुगर भी कहा जाता है, रासायनिक सूत्र है C12H22O11। सुक्रोज, जिसे टेबल शुगर भी कहा जाता है, रासायनिक सूत्र है C12H22O11। इसका उपयोग आमतौर पर भोजन में स्वीटनर के रूप में किया जाता है। सुक्रोज, जिसे टेबल शुगर कहा जाता है, रासायनिक सूत्र C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर या फिर 4 नंबर कह लीजिए। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम का प्रयोग होता है अमोनिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया के उत्पादन हेतु। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसका औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि से किया जाता है। यह मानव मूत्र में भी पाई जाती है। अमोनिया मानव मूत्र में भी पाई जाती है। यह नाइट्रोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रंगहीन वायु से हल्की तीव्र गंध वाली गैस है। यह नाइट्रोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रंगहीन वायु से हल्की तीव्र गंध वाली गैस है। सूंघने पर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसकी अधिक मात्रा घातक भी हो सकती है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि द्वारा तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इस्पात बेसमर विधि से तैयार किया जाता है। इस्पात जो है बेसमर विधि से तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। ये सबको ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। वही वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में, यहाँ पे अब आ गया सीसा कक्ष। सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे ज़्यादा फोकस मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कांच को घोल सकता है तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ऐसा गुण होता है जो कांच की सतह पर एक ऐसी परत बनाता है जो कांच की तरह दिखती है। इस प्रक्रिया को कांच निछारण कहते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में एक ऐसा गुण होता है जो कांच की सतह पर एक ऐसी परत बनाता है जो कांच की तरह दिखती है। इस प्रक्रिया को कांच निछारण कहते हैं। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। वह यौगिक कौन सा है जिसे कांच के बर्तन में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह कांच के साथ प्रतिक्रिया करता है? बताइएगा, वह यौगिक कौन सा है जिसे कांच के बर्तन में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह कांच के साथ प्रतिक्रिया करता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हमेशा प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है और इसे आमतौर पर मोनेल के तांबे से बने धातु के उपकरण में संभाला जाता है। इसे कांच की बोतलों में संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। हाइड्रोफ्लोरिक के जलीय घोल को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहा जाता है। यह बहुत संक्षारक है। यह अत्यंत अपक्रियाशील है जिसका उपयोग करना सुरक्षित नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल गहरी जलन पैदा कर सकता है अगर यह मानव त्वचा के संपर्क में आता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है गहरी जलन पैदा कर सकता है जब यह मानव के त्वचा के संपर्क में आता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, माफ करिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। म्यूरिएटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। अम्लराज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया अम्लराज यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं साद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताजा मिश्रण होता है। 3:1 के अनुपात में रहता है। 3:1 के अनुपात में यह रहता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इसे भी याद रखें, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है। अमलगम पारे और किसी अन्य धातु के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है। अमलगम जो है किसी अन्य धातु के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है। पारा एक तरल तत्व है लेकिन अमलगम कठोर हो जाते हैं। पारा ऐसा तो तरल द्रव है, मतलब द्रव के रूप में रहता है, लेकिन अमलगम कठोर हो जाते हैं। इसका अमलगम जो होता है यह कठोर हो जाता है। अमलगम के उदाहरणों में से एक पारा और चांदी का मिश्रण है। अमलगम के उदाहरणों में से एक पारा और चांदी का मिश्रण है। अमलगम का उपयोग दांत भराई बनाने, कीमती धातुओं को बांधने के लिए किया जाता है। अमलगम का उपयोग दांत भराई बनाने, कीमती धातुओं को बांधने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? गौर करिएगा, ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। वही वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। वही भूप्रपट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग बनता है या बनाता है। यह अवर्षणी का पहला तत्व है और सभी तत्वों में सबसे हल्का और सबसे सरल तत्व है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन, अभी हमने बताया 78, और वही भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। राइट आंसर ब्रोमीन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, तो राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन आवर्त सारणी के 7वें समूह का तत्व है। ब्रोमीन का प्रतीक Br और उसकी परमाणु संख्या 35 है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना है? तो 35 है। यह धूसर लाल भूरा तरल है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान या समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट है पारा या मरकरी। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। पारा के लिए रासायनिक सूत्र Hg और इसके परमाणु संख्या 80 है। पारा का परमाणु संख्या कितना है? तो 80 है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल सटीक तापमान मापने के लिए किया जाता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसकी ठोस अवस्था तरल अवस्था की तुलना में कम घनी होती है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसका ठोस अवस्था तरल अवस्था की तुलना में कम घनी होती है। इसी कारण से देखते होंगे कि पानी के ऊपर बर्फ जो है तैरता है, कम घनत्व के कारण। मूत्र का pH मान है, मूत्र का pH मान 6.0 और भी पदार्थ का pH मान दिया गया है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5, समुद्री जल का pH मान 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का pH मान 6 है, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। pH स्केल मान लीजिए कि यहाँ पे 7 है, तो जैसे ही हम 7 से 0 की ओर जाते हैं तो अम्लता जो है यह बढ़ता जाता है। और जिस तरह से 7 से दूर होते जाएंगे, 7 से 8, 9, 10, 11 होते जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता है। 7 से 0 की ओर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, 7 से दूर होते जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता जाएगा। pH स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था, यहाँ पे दिया भी गया होगा। किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को बताने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। pH स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिसका pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है। वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है, इसका pH मान 7 होता है। वर्षा जल वायुमंडल में आता है
वर्षा जल वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल पर से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अवक्रिया करता है और फिर अम्ल वर्षा के रूप में गिरता है। प्राचीन स्मारक एवं भवनों का रंग अम्ल वर्षा के कारण खराब हो रहा है। ताजमहल का रंग इसी के कारण खराब हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण ही। नेक्स्ट है 2012 में ही पूछे गए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक आघात वर्ध धातु कौन सी है? सोना। धातु आघात वर्णनीय होता है, अर्थात इनको हथौड़े से पीट कर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि सोना, चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक धातु है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी के बाद सर्वाधिक आघात वर्ध धातु है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी के बाद सर्वाधिक आघात वर्ध धातु है। पहले नंबर पर है सोना, दूसरे नंबर पर है चांदी, तीसरे नंबर पर है प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और वही सफ़ेद सोना कपास को भी कहा जाता है। 2018 में पूछे गए प्रश्न, प्री एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, तो देख लेते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? समस्थानिक से तात्पर्य है, इसका उत्तर विकल्प सही नहीं दिया गया है। समस्थानिक में क्या समान होता है? परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, रासायनिक गुण। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। समस्थानिक में क्या भिन्न होता है? समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। संभारिक रासायनिक गुण एक दूसरे से हमेशा अलग होते हैं। संभारिक रासायनिक गुण एक दूसरे से हमेशा अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलेनियम के होते हैं, कितने होते हैं? 27। सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलेनियम के होते हैं, कितने होते हैं? 27। पोलेनियम की खोज किसने किया था? तो एम क्यूरी एवं पी क्यूरी ने। एम क्यूरी एवं पी क्यूरी ने। हाइड्रोजन के मात्र 3 ही समस्थानिक होते हैं, एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। टाइट्रियम एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि मृत पेड़ पौधे, जीवाश्म, कार्बन पदार्थ इत्यादि का उम्र का पता लगाया जाता है, जिसमें कभी न कभी कार्बन रहा हो। जैसे कि मृत पेड़ पौधे में तो कार्बन रहता ही है, जीवाश्म हो गया, कार्बन पदार्थ हो गया, तो यह सभी को कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा उम्र का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि से पुराने चट्टान अकार्बनिक पदार्थ पृथ्वी का उम्र का पता लगाया जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि से पुराने चट्टान अकार्बनिक पदार्थ पृथ्वी का उम्र का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है कीट डंक से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? पहले ही बता चुके हैं, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या फिर इसी को मिथनोइक अम्ल कहते हैं, चाहे वो चींटी का डंक हो, नेटल का डंक हो, बिच्छू का डंक हो। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल सिरका और अचार में, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? वोटिंग स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, फॉर्मूला याद रखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक है। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक है। इसको लूनर कास्टिक भी कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में, वही सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग हॉर्न सिल्वर में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में किया जाता है। तीनों को याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म को घोलने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, जबकि नर्म लोहे को चुंबकित होना, जल में बर्फ का पिघलना, जल में शक्कर का घुलना, यह सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं रासायनिक और दूसरा होता है भौतिक। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आता है, मूल अवस्था में नहीं आता है। जैसे कि लोहा में जंग लगना, दूध से दही बनने के बाद फिर दही से दूध को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चावल से अगर भात बन जाएगा तो भात से फिर चावल प्राप्त नहीं कर सकते। कोयला का जलना, कागज़ का जलना या फिर किसी भी चीज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई पदार्थ परिवर्तन के बाद ही पुराने अवस्था में आ जाता है। जैसे कि जल का बर्फ में बदलना,
पानी के वाष्प में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? संपीड़ित वायु का प्रयोग ऊर्जा संग्रह के लिए किया जाता है, स्प्रिंग का, बैटरी का, संधारित्र का, ये सभी हो जाएंगे सभी। संधारित्र है क्या? कैपेसिटर है क्या? वह विद्युत युक्ति जो किसी विद्युत यंत्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, उसे संधारित्र कहते हैं। वह विद्युत युक्ति जो किसी विद्युत यंत्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र चालक की निजी धारिता से अधिक आवेश संचित करने का साधन है। डायोड बल्ब को रिजोकारी के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर करंट को एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए एक या अधिक पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं। डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए रिवर्स ऑपरेशन एक इन्वर्टर द्वारा किया जाता है। डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए रिवर्स ऑपरेशन एक इन्वर्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता? सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं उबालने के दौरान, क्लोरीनीकरण के द्वारा, पराबैंगनी विकिरण के द्वारा, लेकिन निस्पंदन सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता। निस्पंदन या फिर फिल्ट्रेशन है क्या? तो किसी मिश्रण में से विशेष अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करने को निस्पंदन कहते हैं। निस्पंदन के अलावा सभी विधियों से सूक्ष्मजीव नष्ट होते हैं, चाहे वो क्लोरीनीकरण हो या फिर उबालना हो, चाहे पराबैंगनी विकिरण हो। जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की मात्रा बढ़ने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण से जल शुद्ध किया जाता है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम दिया गया है CaO, डबल बॉन्ड CaOCl, ब्रैकेट में दिया गया है OCl, फिर उसके बाद Cl। जल में सोडियम कार्बोनेट डालने से जल की अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालने से जल की अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। अब सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को भी देख लेते हैं। 2018 में ही पूछा गया था। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम के जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक आपस में संलयित होकर हीलियम के नाभिक निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, दो ड्यूटेरियम आपस में संलयित होकर के हीलियम के नाभिक निर्माण करते हैं। परमाणु बम के पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओपनहीमर को। परमाणु बम के पिता रॉबर्ट ओपनहीमर को कहा जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के उदाहरण है सूर्य एवं तारों के ऊर्जा का स्रोत, और दूसरा है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का कार्य करता है, वही परमाणु रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, वही परमाणु रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22, सोना में मिलाया जाता है। सोना में तांबा मिलाया जाता है। तांबा और सोना मिलाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे शुद्ध सोना हो जाना चाहिए। शुद्ध सोना में सिर्फ तांबा, और ऐसे जेवर बनाने के लिए या फिर आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? सोना में मिलाया जाता है तो तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। बिल्कुल, सोना में कॉपर मिलाने से सोना कुछ कठोर हो जाता है, जिससे इसको निश्चित आकार देना आसान हो जाता है या फिर निश्चित आकार दिया जा सकता है। सोना या धातु की शुद्धता हॉलमार्क से मापी जाती है। इको मार्क क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद पर यह लगाया जाता है। एग मार्क क्या है? तो कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोना 75% उसमें सोना होता है। 18 कैरेट सोना में 75% सोना होता है, बाकी तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में तो ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में बंधक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग बड़े बड़े मशीनों संग्राहक के रूप में भी होता है, क्योंकि इसका कूलिंग गुण अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, खाना बनाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? खाना बनाने का तेल यह बदला जा सकता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में वनस्पति तेलों को ऊंचे तापमान और दबाव के तहत हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है। हाइड्रोजन की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उत्प्रेरक के रूप में निकेल का यूज होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन। तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑक्सीकरण सदैव -1 है।
-1 हमेशा किसका होता है? तो फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का। किसी भी परिस्थिति में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदलता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन हैलोजन समूह का पहला सदस्य है। हैलोजन समूह के तत्वों को ग्रुप 7 में रखा गया है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, पर पेरा ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, पर पेरा ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। बहुविध बंध बनाता है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। कार्बन के साथ जब कोई अन्य तत्व रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होते तो कार्बन खुद के ही परमाणुओं के साथ बंधन बनाना शुरू करता है। कार्बन अपने आप के साथ सबसे अधिक बंधन बना सकता है क्योंकि कार्बन एकल बंध, द्वितीय बंध और त्रिबंध भी बना सकता है। कार्बन जो है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध भी बना सकता है। सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है श्रृंखलन। श्रृंखलन किसे कहेंगे? कैटेनेशन किसे कहेंगे? कैटेनेशन। श्रृंखला और वलय बनाने के लिए किसी तत्व के परमाणुओं का स्वतः जुड़ना क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। श्रृंखला और वलय बनाने के लिए किसी तत्व के परमाणुओं का स्वतः जुड़ना कैटेनेशन है। कार्बन में कैटेनेशन सबसे आसानी से होता है। अन्य कार्बन परमाणु के साथ बड़ी श्रृंखलाओं और संरचनाओं के निर्माण के लिए सहसंयोजक बंधन स्थापित करता है। नेक्स्ट है पीएच एक संक्षिप्त नाम है। पीएच का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन का पावर। किसी द्रव की अम्लता या क्षारीयता को पीएच में मापा जाता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। जिस जल का पीएच मान कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक और अम्लीयता भी अधिक होता है। जिस जल का पीएच मान कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक और अम्लीयता भी अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है एवं इसका पीएच मान 7 होता है, अर्थात वर्षा का जल उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का विष अम्लीय है। शहद का मक्खी का विष अम्लीय होता है। इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मिलेटिन मौजूद होता है। मधुमक्खी का जहर एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसका उपयोग मधुमक्खियां आत्मरक्षा के लिए करती हैं। यह पेट की गुहा में जहर ग्रंथियों में उत्पन्न होती है। यह पेट की गुहा में जहर ग्रंथियों में उत्पन्न होता है। मधुमक्खी अपने डंक से जहर इंजेक्ट करती है। शहद की मक्खी का विष एपीटॉक्सिन या रंगहीन द्रव होता है जो प्रोटीन निर्मित होता है एवं इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? रंगहीन द्रव होता है जो प्रोटीन निर्मित होता है एवं इसका प्रकृति अम्लीय होता है। विष क्या है? तो एपीटॉक्सिन है। एपीटॉक्सिन। मधुमक्खी, भौरा, चींटी आदि के डंक में फॉर्मिक अम्ल HCOOH पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनाई जाती है। शहद की मक्खी एक विशेष प्रकार के नृत्य द्वारा गमन करती है जिसे इसे वैगल नृत्य कहा जाता है। वैगल नृत्य कहा जाता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज को सबसे मीठा शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर करिएगा। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? 2। चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है, +1/2 और -1/2। इन मानों के आधार पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाया जाता है। अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त होगा। अगर इसका मान -1/2 है तो इलेक्ट्रॉन का घूर्णन वामावर्त होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्वांटम संख्या कैसे कहेंगे? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त संख्याओं के समूह को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 होते हैं। एक होते हैं प्रधान क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा द्विगांशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति को प्रदर्शित करता है। चक्रण क्वांटम संख्या। प्रधान क्वांटम संख्या, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा त्रिज्या को व्यक्त करता है। प्रधान क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा त्रिज्या को व्यक्त करता है। वही द्विगांशी क्वांटम संख्या, यह उपकक्षा का आकार निर्धारित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह उपकक्षा की गति को बताता है। वही चक्रण क्वांटम संख्या, यह इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति को प्रदर्शित करता है। क्लियर?
प्रधान क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा त्रिज्या को व्यक्त किया जाता है। द्विगांशी क्वांटम संख्या यह उपकक्षा का आकार निर्धारित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकक्षा की गति को बताता है। वही चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा Ml MCl2 MCl2 MCl2। इसमें M की संयोजकता 2 है, अतः इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन HPO4 उसी के बारे में दिया गया है। HPO4 के हाइड्रोजन फॉस्फेट कहा जाता है। HPO4 को हाइड्रोजन फॉस्फेट कहा जाता है। यह एक बहुपरमाणुक आयन है जिसका सूत्र HPO4 है। इसका सूत्र PO3OH2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है किसमें sp संकलित कार्बन है। sp संकलित कार्बन C2H2 एस्टिलीन है, अतः इसमें sp संस्करण होते हैं। इसमें रैखिक संरचना होती है तथा बंधन कोण 180 होता है। एल्केन में sp3 संकलित कार्बन होते हैं। एल्कीन में sp2, एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2, एल्काइन में sp संकलित कार्बन होते हैं। एल्किल का समान सूत्र CnH2n होता है। एल्किन का समान सूत्र CnH2n+2, वही एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। एल्केन का CnH2n+2, एल्केन का CnH2n, अल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि अल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्कीन और अल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन एकल बंधन से जुड़ा होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो है द्विबंध या फिर त्रिबंध से जुड़ा होता है, वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो है एकल बंध से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है 2018 में ही री एग्जाम हुए थे। री एग्जाम को भी प्रश्न को देख लेते हैं। खाने का सोडा क्या है, तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा है। इसका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। सोडियम क्लोराइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है। रासायनिक सूत्र NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र कास्टिक सोडा, रासायनिक सूत्र NaOH, सोडियम कार्बोनेट है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। KNO3। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो व्यापारिक नाम इसका बिना बुझा चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। फॉर्मूला होता है CaO। यह कमरे के तापमान पर सफ़ेद, कास्टिक, क्षारीय, क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह कमरे के तापमान पर सफ़ेद, कास्टिक, क्षारीय, क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग कीटनाशकों और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट, कागज, स्टील आदि के निर्माण में भी किया जाता है। किसका उपयोग है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका समान नाम बुझा हुआ चूना है CaOH2। यह कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर प्राप्त होता है। इसका कोई रंग नहीं है, यह सफ़ेद पाउडर की तरह होता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर प्राप्त होता है। क्या, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग सफ़ेदी करने में, चीनी बनाने में, सीवेज उपचार में, ईंटों और पत्थरों को जोड़ने के लिए पेस्ट के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम संगमरमर या फिर खड़िया है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं।
क्या कहा जाता है? इसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहा जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन लॉ का उपयोग इन धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम, शीशा, मैग्नीशियम। ऑक्सी एसिटिलीन लॉ का उपयोग इन धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो एल्युमिनियम हो गया, शीशा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, शैल चिकित्सा में पट्टी बांधने में, छत एवं दीवारों के चिकना बनाने में होता है। कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में, अमोनिया सल्फेट में स्वाद के रूप में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम का यूज जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में, अमोनियम सल्फेट में स्वाद के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। इसका उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट में, सीमेंट उद्योग में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO और इसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक उपस्थित कण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। इस पर इकाई विद्युत धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर +1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन पर +1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो चैडविक के द्वारा। यह एक वैद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन यह परमाणु के अंदर अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था। इस पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत कण को प्रोटॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत कण क्या कहते हैं? प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को हेक्साहाइड्रेट कहते हैं। MgCl2 6H2O भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। जबकि क्लोरापाटाइट, फ्लोरोपाटाइट और फास्फोराइट यह सब फास्फोरस का अयस्क है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा हेपेटाइट में पाई जाती है। फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है? एपेटाइट में। आगे बढ़ते हैं। दांत एवं हड्डी में भी फास्फोरस होता है। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस कहा जाता है। यह काफ़ी ज्वलनशील होता है। हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसलिए श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा करके रखा जाता है। सोडियम भी काफ़ी ज्वलनशील होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से लोहा तत्व नहीं प्राप्त होता है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके क्लोराइडो के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को उसके ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। मैग्नीशियम अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, जिसे उसके जलीय विलयन से विद्युत अपघटनीय द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है,
जिसे उसके जलीय विलयन से विद्युतीय अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यौगिक का अणु सहती 40 से है? किस यौगिक के अणु सहती 40 से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा NaOH का, NaOH, जिसमें सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का भार 1 और सबको ऐड करेगा तो 40 प्राप्त होगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है। NaCl का अनुभार कितना है? तो 58 है। NaCl का अनुभार 58 है क्योंकि क्लोरीन का भार लगभग 35 होता है। NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड एवं व्यापारिक नाम साधारण नमक होता है। CaO के अणु सहती 40 और 16 मतलब 40 होता है कैल्शियम और 16 हो जाएंगे ऑक्सीजन, क्योंकि कैल्शियम का भार 40 होता है और CaO का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, व्यापारिक नाम बिना बुझा चुना होता है। C2H4 का अणु सहती, C2H4 का अणु सहती दिया गया है क्योंकि कार्बन का भार लगभग 12 होता है। C2H4 का रासायनिक नाम एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? राइट आंसर 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6.022 गुने 10 के पावर 23। मोल अवधारणा है क्या? तो किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की एक विधि है। यह अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में एक आधार इकाई है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या फिर 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। एक मोल अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है जो लगभग 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता संयोजकता से लगाया जाता है। संयोजकता से रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता संयोजकता से लगाया जाता है। तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। संयोजकता एक संख्या है जो यह बताती है कि जब कोई परमाणु अपने ही तत्व के परमाणु या किसी दूसरे के परमाणु से बंध बनाता है तो वह कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, खोता है या साझा करता है। किसी तत्व का संयोजकता उसके परमाणु की वास्तव कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजकता का अधिकतम मान 4 हो सकता है। संयोजकता का अधिकतम मान 4 हो सकता है। संयोजकता बराबर 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी परमाणु की वास्तव कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका अधिकतम मान 8 हो सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का अधिकतम मान 8 हो सकता है, वही संयोजकता अधिकतम 4 हो सकता है। कोर इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के भीतरी कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी परमाणु की भीतरी कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जिनमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं कठोर जल कहलाते हैं। जल 2 प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हार्ड वाटर। मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। मृदु जल पीने योग्य होता है। कठोर जल किसे कहेंगे? वह जल जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है। इसके कारण इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों का घुला होना है। कठोर जल का कारण क्या है? तो मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों का घुला होना है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता अस्थायी होती है। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता अस्थायी होती है। जल की इस कठोरता को उबाल कर दूर किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अस्थायी कठोरता, जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण घुले होते हैं तो इसे जल की अस्थायी कठोरता कहा जाता है। जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण घुले होते हैं तो इसे जल की अस्थायी कठोरता कहा जाता है। अस्थायी कठोरता मात्र उबालने से दूर नहीं होती, इसे दूर करने के लिए
जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है साधारण जल का रासायनिक नाम नहीं या फिर रासायनिक सूत्र जो H2O होता है। इसका परमाणु भार 18 होता है। इसका इस्तेमाल पीने के लिए होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका परमाणु भार 20 होता है। इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज का श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। सभी जीव चाहे वह पेड़ पौधा हो या मनुष्य या जानवर हो श्वसन करते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है ऑक्सीकरण कहते हैं। धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। अवकरण क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अवकरण कहते हैं। अधातु का अवकरण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाता है उसे अवकरण कहते हैं। अधातु अवकरण का उदाहरण है। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? बताएंगे। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडलीफ ने। सबसे पहले मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी तैयार की थी। आवर्त सारणी की खोज 1869 में रशियन रसायन शास्त्री मेंडलीफ द्वारा तैयार किया गया था। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। कितने वर्ग? 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष दिए गए हैं। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन दोनों वर्गों में रखा गया। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन दोनों वर्गों में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर, पारा, एजी, टिन, एयू, पीटी तथा बेरिलियम तथा पीबी। यह सबको क्या किया गया? तो अलग अलग रखा गया। चाहे वो सोना हो, पारा हो, बेरिलियम हो, सीसा हो या फिर चांदी हो, प्लेटिनम हो, यह सभी को अलग अलग रखा गया। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया। जैसे आयोडीन हो गया। आयोडीन को टेल्यूटेरियम के बाद रखा गया है। आयोडीन को टेल्यूटेरियम के बाद रखा गया है। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं छोड़ा गया था। मेंडलीफ से पूर्व डोबेराइनर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। इसे भी याद रखिएगा। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया। मेंडलीफ से पूर्व डोबेराइनर एवं न्यूलैंड्स तीनों ने परमाणु भार को तत्व का मूल गुण माना था, इसलिए तीनों का नियम परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीफ से पूर्व डोबेराइनर एवं न्यूलैंड्स तीनों ने परमाणु भार को तत्व का मूल गुण माना था, इसलिए तीनों का नियम परमाणु भार पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में किया था। 1913 ईस्वी में हेनरी मोसले। इस कारण से आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को ही कहा जाता है। इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जहाँ लोग परमाणु भार के अनुसार से क्रमबद्ध तरीके से सजाए थे, वही इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त फलन को सजाए थे या फिर आवर्त तैयार किए थे। मोसले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 9 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, एक वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर के 7 तक 2 उपवर्ग ए और बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्ग सहित कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई है? 18। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। हाइड्रोजन जो कि अधातु है, जो अपवाद है।
आधुनिक अवस्था सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेथोनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। लेथोनाइड श्रेणी 57 से लेकर के 71, वही 89 से लेकर के 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। जो 18 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो नवकीय संलयन है। नवकीय संलयन है, इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। कॉपर के किस में धातु में जस्ता नहीं होता है? जस्ता किस में नहीं होता है? पित्तल में, जर्मन सिल्वर में, बेल धातु में या फिर गन मेटल में? तो राइट आंसर हो जाएगा बेल धातु। कॉपर के बेल धातु मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। बेल धातु तांबा और टीन का एक मिश्र धातु है। यह एक प्रकार का कांस है जिसमें टीन की मात्रा ज़्यादा होती है। बेल धातु का उपयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में होता है। नेक्स्ट है पीतल, एक कॉपर एवं जस्ता का मिश्रण है। यह जो है कॉपर एवं जस्ता का मिश्रण है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कांसा या तांबा और टीन का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक, निकल का मिश्रण है। गन मेटल या कॉपर, जिंक तथा टीन का मिश्रण है। गन मेटल जो है कॉपर, जिंक तथा टीन का मिश्रण है। प्रमुख मिश्र धातु में कौन सा तत्व कितना मात्रा में पाया जाता है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का काम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुक्रिया दर पर प्रभाव नहीं डालता है? अनुक्रिया दर पर प्रभाव नहीं डालता है तो राइट आंसर एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन कारक अपक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तापमान बढ़ाने पर अपक्रिया दर बढ़ता है, सांद्रता बढ़ाने से अपक्रिया दर बढ़ता है। उत्प्रेरक, यह एक ऐसा तत्व या यौगिक या पदार्थ होता है जो रासायनिक अपक्रिया के दर को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, परंतु अपक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु अपक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सांद्रता के बढ़ने से अपक्रिया की दर बढ़ती है। सांद्रता के बढ़ने से अपक्रिया की दर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, कार्बन नैनोट्यूब्स इनमें में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब्स फ्लोरेंस का कार्बन नैनोट्यूब्स फ्लोरेंस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। कार्बन नैनोट्यूब का प्रयोग ऊर्जा भंडारण, डिवाइस मॉडलिंग, ऑटोमोटिव पार्ट्स, नौ पतवार, खेल के सामान, पानी फिल्टर, पतली फिल्म इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटिंग्स, एक्चुएटर्स और विद्युत चुम्बकीय ढाल में किया जाता है। निम्न में से किस रासायनिक अपक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? किस रासायनिक अपक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? ऑप्शन को देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर दिया गया है NH4 प्लस एरो N2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अपचयन की प्रक्रिया को ही अवकरण कहते हैं। अपचयन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व त्यागने की प्रकृति को ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। उपचयन। नेक्स्ट है 2018 प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, बिहार पुलिस आशु सहायक अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा, ये ऐसा ही पूछे गए प्रश्न। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हालांकि हाइड्रोजन का समस्थानिक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ड्यूटेरियम में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है एवं परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। ट्राइटियम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है एवं परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है। इसका परमाणु भार 1.008 होता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है यह वसा है। क्या है? वसा। और यह हमारे खून में होते हैं। शरीर इस वसा का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाता है। ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है।
वसा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित होता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहता है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो इसे तेल कहा जाता है। वसा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त वसा, एक होते हैं असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा और एक होते हैं असंतृप्त वसा। केवल नारियल का तेल एवं ताड़ का तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है। केवल नारियल का तेल एवं ताड़ का तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है। केवल नारियल का तेल एवं ताड़ का तेल जो है संतृप्त वसा का उदाहरण है। मछली का तेल, वनस्पति तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है। मछली का तेल और वनस्पति तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है। वसा के कारण ही शरीर में चर्बी आता है। एक मिनट यहाँ पे आप लोग सुधार करिएगा। संतृप्त वसा जो है, संतृप्त वसा यह सब पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। एक होता है असंतृप्त वसा, और ये जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, और असंतृप्त वसा जो है पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। यहाँ पे सुधार करिएगा, क्योंकि बिट्टू सर जो है ज्ञान बिंदु वाले वो यही बताए थे। मछली का तेल में वनस्पति तेल असंतृप्त वसा, वनस्पति का तेल में असंतृप्त वसा तो पाया जाता है, लेकिन जो भी पशुओं से प्राप्त होता है उसमें संतृप्त वसा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वसा के कारण शरीर में चर्बी आता है। वसा ना हो तो हड्डियों को चोट पहुंच सकता है। पर अधिक वसा से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ता है, और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों ऊर्जा का स्रोत है। तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। जैसे खिलाड़ी, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में अधिक ऊर्जा होता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में अधिक ऊर्जा होता है। 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी होता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी। नेक्स्ट है बिहार पुलिस उत्पाद और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2019। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का। इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त अपक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण यह भी पहले हो चुका है। CaSO4 2H2O क्या है? तो यह जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट के जमने की गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण यह मजबूत होता है। जिप्सम का उपयोग कई चीज़ों के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल है उर्वरक, प्लास्टर, ड्राइवॉल, ब्लैकबोर्ड, चौक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 हाफ H2O। विरंजक हो जाएगा CaOCl2। इप्सम का MgSO4 7H2O। इप्सम का MgSO4 7H2O। वही विरंजक चूर्ण CaOCl2। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। कब किया था? 1900 में। कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मन के भौतिक विज्ञान थे, भौतिकी विज्ञानी थे या फिर वैज्ञानिक थे। प्लांक ने तप्तकालीन वस्तुओं से उत्सर्जित विभिन्न कंपनावृत्तियों वाली प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि औसतन रूप से छोटे छोटे संवेष्ट में होता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे संवेष्टों को क्वांटम कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने साल 1908 में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन प्रकाश के विद्युत प्रभाव एवं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के लिए जाने जाते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के लिए और प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। वही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। स्टेफनाइट किसका अयस्क है? स्टेफनाइट किसका अयस्क है? तो है चांदी का। चांदी का अन्य अयस्क हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, अर्जेंटाइट है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। चांदी का संकेत Ag हो जाएगा। चांदी का लैटिनम अर्जेंटम है। चांदी का लैटिनम अर्जेंटम है। चांदी विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक होता है। दूसरे स्थान पर तांबा है। तांबा उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। सोना का अयस्क कैलावेराइट, पेटजाइट और सिल्वेनाइट है। कैलावेराइट, पेटजाइट और सिल्वेनाइट यह सब सोना का अयस्क है। सोना सीसा टिन के बारे में पहले बताया जा चुका है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है CH4 + O2 का क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CO2 और H2O, CO2 और H2O, CO2 H2O, ऑप्शन नंबर ए CO2 H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने से अंतिम रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड H2O तथा ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो हम इस मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी क्लियर करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करेगा। रिक्वेस्ट है आप लोग से 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो पता ही है परमाणु बम में विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था, जिसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नागासाकी पर गिराया गया बम, उसका नाम फैटमैन था, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को यूएसए में किया गया था। 16 जुलाई 1945 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो यूएसए में। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट है अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? एक तरल पारा मिश्रित धातु, एक तरल पारा मिश्रित धातु। अमलगम पारा का मिश्र धातु है। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा का मुख्य अयस्क सिनेवार है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अवर्षसानी का एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अवर्षसानी के एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। पारा का इस्तेमाल बैरोमीटर, थर्मामीटर में किया जाता है। पारा का इस्तेमाल थर्मामीटर में क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित नहीं करता, इस कारण इससे सही रीडिंग प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है। लौह चुंबकीय ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इसके उदाहरण हैं। इसका ट्रिक भी दिया गया है, निकाल, लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात। अनुचुंबकीय ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम आदि। पहचान का तरीका है, ऐसे तत्वों के पीछे म लगा होता है, और एक ऑक्सीजन को ध्यान रखिएगा, इसके पीछे म नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। हीरा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल आदि अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। 2019 SI प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है, पहले हमने बता चुका है 2.42। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होते हैं, पहले ही हो चुका है। अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, जिससे हीरा काफ़ी चमकता है। इसका इस्तेमाल कीमती आभूषण एवं जेवर बनाने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा हीरा अफ्रीका में पाया जाता है। हीरा को ब्लड डायमंड भी कहा जाता है। कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा के खान से। भारत में सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। डायमंड सिटी किसे कहते हैं? तो सूरत को। विश्व में बेल्जियम की एंटवर्प को डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व में बेल्जियम की एंटवर्प को डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। बेल्जियम का एंटवर्प को डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध के द्वारा। सहसंयोजी बंध है। ग्रेफाइट कार्बन का स्वरूप है या कार्बन का शुद्धतम एवं स्थायी रूप है। ग्रेफाइट की सूचना षटफलकीय होता है। अधातु होते हुए भी यह बहुत मुलायम होता है। यह एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंधक के रूप में प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करने को अवैध कर्म उदरपातन कहलाता है। मतलब कि उदरपातन का अपोजिट अवैध कर्म उदरपातन की प्रक्रिया वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तित करती है। निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। निक्षेपण गैस को ठोस में परिवर्तित करने को कहेंगे। ठोस को सीधा वाष्प में बदलना उदरपातन कहलाता है। उदाहरण है कपूर, आयोडीन का जलना, नेफ्थलीन, सूखी बर्फ, अमोनिया, यह सब क्या है तो उदरपातन का उदाहरण है। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन, वाष्प को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। वर्षा का कारण संघनन ही है। वर्षा जो होती है यह संघनन के कारण है। संघनन, वाष्पीकरण, हिमांक, पिघलना, उदरपातन, निक्षेपण सही भौतिक प्रक्रिया है। नीचे दी गई अपक्रिया को पूरा करें। इसका जो राइट आंसर दिया गया है 3H2O। आगे बढ़ते हैं। यह तृतीय आवर्त एवं 13वें वर्ग का तत्व है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। यह तृतीय आवर्त एवं 13वें वर्ग का तत्व है। इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। बॉक्साइट से एल्युमिनियम विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा का कोरापुट खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का कोरापुट खान जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? ब्रोमीन। फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने ब्रोमीन की खोज 1826 ईस्वी में की थी। ब्रोमीन आवर्त सारणी का एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। यह प्रकृति में क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है MgOH2। जल में घुलने पर दूध जैसा दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन कैलन ने किया था। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे चूना पत्थर या संगमरमर भी कहा जाता है। यह दुनिया भर में चट्टानों में पाया जाने वाला एक आम पदार्थ है। यह समुद्री जीवों के गोले, घोंघे, कोयले के गोले, मोती और अंडे के छिलके का मुख्य घटक है। चूने का सक्रिय घटक भी है। कैल्शियम कार्बोनेट एक एंटासिड दवा भी है। कैल्शियम कार्बोनेट एक एंटासिड दवा भी है। यह कैप्सूल या टैबलेट के रूप में आती है। इसका उपयोग चूना बनाने में, सीमेंट उद्योग में, टूथपेस्ट एवं दंत मंजन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे का तापमान पर तरल होता है। सही है। इथेनॉल कमरे का तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को समानतः एल्कोहल कहते हैं। सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। नहीं, यह गलत है। पानी में तो घुलता है। यहाँ पे वही दिया गया है। इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है C2H5OH। इथेनॉल जल में घुलनशील होता है। इथेनॉल जल में घुलकर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। शराब में इथेनॉल होता है। ये मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है। मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है। जहरीली शराब में मिथाइल अल्कोहल होता है। इथेनॉल आयोडीन में भी प्रयोग होता है। इथेनॉल आयोडीन में भी प्रयोग होता है। इथेनॉल एवं आयोडीन एक दूसरे के साथ मिलकर टीचर आयोडीन का निर्माण करते हैं। पेंट, लाह इत्यादि में इथेनॉल का विलायक रूप में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है 2020 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था। इट्रियम हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहले ही हमने चर्चा कर लिया है। चलिए, हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेडिश ने किया था, इसे ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी क्वेडिश ने। हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेडिश ने किया था। निम्न में से कौन से खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? NaCl। NaCl यह सफ़ेद रंग का होता है। सोडियम क्लोराइड के बीच आयनिक बंधन होता है। पटाखों से निकलने वाली हरा ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। हरा कलर जो होता है यह बेरियम के कारण। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जैसे कि हरा रंग बेरियम के कारण, या फिर लाल ज्वाला या फिर लाल रंग स्ट्रासियम के कारण। पटाखों में पोटेशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण यह तेजी से जलता है।
उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी पृष्ठ धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आगे है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज द्वारा किया गया था। आइंस्टीन द्वारा इसे और बेहतर तरीके से समझाया गया। खोज किया था हर्ट्ज ने, समझाया किसने? आइंस्टीन ने। बाद में इसी खोज के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल का भौतिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में यहूदी परिवार में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टीन का योगदान थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यह सब है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घटता है, जैसे बर्फ। नेक्स्ट है 2020 प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ESI में। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो वेकुरल के द्वारा। रेडियो सक्रियता का सही मात्रक वैक्यूअल होता है। जिन तत्वों के परमाणु संख्या 83 या 83 से अधिक होता है वे सभी रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जिन तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से काफ़ी अधिक हो जाती है तो वे सभी अनस्टेबल हो जाते हैं। ऐसे तत्वों के नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलती है। अल्फा किरण पर 2 इकाई धनावेश होता है जबकि बीटा कण पर 1 इकाई ऋणावेश होता है। गामा उदासीन होता है। अल्फा कण की विशेषता विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। हीलियम के नाभिक के समान होता है। इस पर 2 इकाई धनावेश एवं 4 इकाई द्रव्यमान होता है। इसका आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका भेदन क्षमता सबसे कम होता है। बीटा किरण की विशेषता विद्युत क्षेत्र में यह धनात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसके पास 1 इकाई ऋणावेश होता है जबकि इसका द्रव्यमान 0 होता है। गामा किरण की विशेषता क्या है? विद्युत क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पास कोई आवेश और कोई द्रव्यमान नहीं होता। विद्युत चुम्बकीय तरंग के भांति व्यवहार करता है। इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका आयनन क्षमता सबसे कम होता है। भेदन क्षमता अधिक तो आयनन क्षमता कम। वर्ग विस्थापन नियम यह नियम सोडी एवं फेजेंस ने दिया था। अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण निकलता है तो उस तत्व के परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा कण निकलता है तो उस तत्व के परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, पर द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक अल्फा कण एवं 2 बीटा कण के निकलने से समस्थानिक का निर्माण होता है। कितना भी बीटा कण निकलते रहे संभारिक का निर्माण होता है। शुष्क बर्फ किसे कहेंगे? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। यह समान बर्फ से काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए इसका उपयोग वस्तुओं को जमाने या खाने की वस्तुओं को रख रखाव में किया जाता है। यह समान बर्फ से काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए इसका उपयोग वस्तुओं को जमाने या खाने की वस्तुओं को रख रखाव में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उदरपातन का गुण प्रदर्शित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सोडा वाटर बनाने में, पेय पदार्थ में, आग बुझाने में इत्यादि में किया जाता है। बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। मनुष्य सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है, लेकिन श्वसन की क्रिया जारी रहता है, जिसके कारण पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान के लिए या फिर वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। D2O का अधिकतम उपयोग होता है परमाणु भट्टी में इसका अणुभार 20 होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदा के रूप में किया जाता है। जल के बारे में दिया गया है, इसे हमने देख लिया।
H2O का सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है। H2O को जल को सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, जब पानी जमता है तो इसका आयतन बढ़ता है। इसी कारण से अक्सर ठंड के दिनों में घरों तक सप्लाई पहुंचाने वाले नल फट जाते हैं। जब पानी जमता है तो इसका आयतन बढ़ता है और इसी कारण से अक्सर ठंड के दिनों में घरों तक सप्लाई पहुंचाने वाले नल जो हैं फट जाते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? विद्युत धनी है बेरिलियम। समूह ए के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। इनमें से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? इनमें से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स का यूज होता है, जबकि ग्लिसरॉल का नहीं। आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। धुलाई वाले साबुन में पाए जाने वाले फिलर जैसे सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स तथा सोडियम कार्बोनेट होते हैं। ग्लिसरॉल कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र होता है C3H8O3। C3H8O3। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जो साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। जो साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं, जिसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। जो साबुन उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण या कास्टिक पोटास होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इसका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। अपमार्जक कपड़े धोने और अन्य चीज़ों की सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। अपमार्जक उच्च वसीय अम्ल का एल्काइल सल्फेट या सल्फोनेट के बने होते हैं। 2021 बिहार पुलिस वन पदाधिकारी में पूछे गए प्रश्न। मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? मार्स गैस मीथेन है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। यह एल्केन समूह का प्रथम यौगिक है। सड़ने गिरने वाली चीज़ों से मीथेन गैस निकलती है। गोबर गैस या बायोगैस या प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है। कृषि से भी मीथेन गैस निकलता है। धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। जानवर के जुगाली करने के दौरान भी मीथेन गैस निकलता है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। धुआं कैसे बनता है? धुआं जो है गैस में ठोस है। धुआं क्या है? तो गैस में ठोस। धुआं गैस में ठोस से बनता है। धुआं हवा में निलंबित धूल कणों का एक कोलाइड खोल है। यह हवा में उपस्थित ठोस गैसों के कणों से बना होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा ज़्यादा घना हो जाता है तो इसे स्मॉग कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा ज़्यादा घना हो जाता है तो इसे स्मॉग कहते हैं। स्मॉग स्मोक और फॉग से मिलकर बनता है। स्मॉग जो है स्मोक और फॉग से मिलकर के बनता है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व में से कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीजियम है। विद्युत धनात्मक तत्व वैसे तत्व या परमाणु जिनमें बहुत जल्दी या आसानी से इलेक्ट्रॉन खोने का गुण होता है विद्युत धनात्मक तत्व कहलाता है। सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व या धातु की बाह्यतम या बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से खो देते हैं। सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मक तत्व वैसे तत्व जिनमें बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। सभी अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं एवं इनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। वर्ग 17 के तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। Na2SO4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो 6 प्लस 6 हो जाएंगे। Na2SO4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या 6। सोडियम सल्फेट को Na2SO4 के रूप में दर्शाया गया है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? फास्फोरस अम्ल में। फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था फास्फोरस अम्ल में है। यह बहुत ही आसान होता है, परीक्षा में बनना चाहिए। फास्फोरस अम्ल का रासायनिक सूत्र H3PO4 होता है। H3PO4 होता है। तो फास्फोरस का कितना है? तो 3 है। +3 3 × 1 P + 3 - 2 = 0। इसे आप लोग खुद से देखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में भी आएगा। बाकी यहाँ पर सबका दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है?
H2SO4 का परमाणुकता 4, 1, 5, 6, 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी। परमाणुकता एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन उपस्थित है, अतः H2SO4 की परमाणुकता 7 होगा। H2O में परमाणुकता 3 होगा, 2 और 1 3, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का। H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अन्य नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार की बैटरी में, शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानता प्रदर्शित करते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानता प्रदर्शित करते हैं। ई उत्सर्जन। रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों को उत्सर्जन करते हैं, यह पहले हो चुका है। बीटा कण एक तरह से इलेक्ट्रॉन होता है, अतः विकल्प के अनुसार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन सही होगा। लेक्लांसी सेल विद्युत विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। लेक्लांसी सेल में विद्युत वक्र के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेक्लांसी सेल में विद्युत वक्र के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। इसमें वैद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड के घोल में एक जस्ते की छड़ डाली जाती है जो एनोड के रूप में कार्य करती है, जबकि कार्बन की छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है। लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट होता है। कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? कार्बोरेंडम की संरचना क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर निर्मित सिलिकॉन कार्बाइड की क्रिस्टल संरचना हेक्सागोनल होती है। 1700 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर निर्मित सिलिकॉन कार्बाइड की संरचना क्रिस्टल संरचना हीरे के समान होती है, अतः सबसे बेहतर उत्तर विकल्प बी होगा। सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है, एक कठोर रासायनिक यौगिक है जिसमें सिलिकॉन और कार्बन होता है। कार्बोरेंडम की क्रिस्टल संरचना हीरे की तरह होती है और यह लगभग हीरे के जैसा ही कठोर होता है। इसका उपयोग काटने, पीसने और पॉलिश करने के लिए किया जाता है। कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा। 19 प्रश्न है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। जिस गैस के अणुओं के बीच आणविक संघर्ष नहीं होता है उसे आदर्श गैस कहा जाता है। हालांकि प्रकृति में ऐसा गैस संभव नहीं होता। आदर्श गैस PV = nRT। समतापी परिवर्तन में आदर्श गैस की ऊर्जा स्थिर रहती है। जिस प्रक्रिया में तापमान अस्थायी होता है उसे समतापीय प्रक्रिया कहा जाता है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र Na2O Al2O3 X SiO2 10। 1 मिनट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। Na2O Al2O3 X SiO2 H2O। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र यही होता है, बाकी यहीं पर दिया भी गया है। धातुओं के एल्युमिनियम सिलिकेटों को ही जियोलाइट कहा जाता है। धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेट को ही जियोलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है इथाइल डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। खुद से देखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मिथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मिथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन के बिना सुगंधित एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या अन्य स्निग्ध एल्डिहाइड के बीच प्रतिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में 2 समान अणुओं में से एक का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे का अपचयन होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हो चुका है नवकीय संलयन। नेक्स्ट है 2021 बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। जंग का रासायनिक नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। सूत्र होता है Fe2O3 XH2O या फिर Fe2O3। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। फास्फोरस का गंध लहसुन जैसा होता है। फास्फोरस 2 प्रकार के होते हैं, श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस।
श्वेत फास्फोरस इसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। यह काफ़ी ज्वलनशील होता है और हवा के संपर्क में आने के साथ जलने लगता है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। यह सफोट दीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग पटाखा बनाने में, धूम बम एवं बहुत सारी दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। लाल फास्फोरस यह कम क्रियाशील होता है, यह स्वतः नहीं जलता है। इसका उपयोग माचिस के तिल्ली बनाने में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ईस्ट का उपयोग इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल ईस्ट को आम बोलचाल की भाषा में खमीर भी कहा जाता है। यह एक तरह की फंजाई है जो चीज़ों को फर्मेंट करने के काम आती है। ईस्ट खाद्य पदार्थों को फुलाने के काम में आता है। ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। ईस्ट को शर्करा कवक भी कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है, माफ करिएगा, इथाइल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। शराब निर्माण में इसका ही प्रयोग होता है। ऐसे अल्कोहल जिसमें 100% इथाइल अल्कोहल होता है उसे परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। स्प्रिट में 95% तक अल्कोहल हो सकता है। शराब एवं इसके बनाने की विधि के अध्ययन को ओनोलॉजी कहा जाता है। शराब बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ओनोलॉजी। नेक्स्ट है 2021 प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है नियंत्रित क्षण। कैडमियम या बोरॉन का नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित क्षण के रूप में प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल एवं ग्रेफाइट का उपयोग होता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। सिलिकॉन अर्धचालक होता है। इसका प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। सौर सेल में सिलिकॉन प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। सौर सेल में सिलिकॉन प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। सौर सेल में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। इसे खुद से देखिएगा। ऐसे तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है बीटा, अल्फा एवं गामा। एक बीटा के निकलने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हुआ, जिससे प्रश्न में Z अब Z+1 हो गया। इसके बाद एक अल्फा का निकला, जिसमें परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हुई। इसके बाद एक गामा किरण निकला, जिसमें परमाणु संख्या और परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता के बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका डिस्कशन किया जा चुका है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ब्लास्ट फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का अर्थ होता है हिमीकरण। ब्लास्ट फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल निम्नलिखित में होता है, जैसे कि डेयरी उद्योग में, बेकरीज में, मीट पैकिंग में, पेय पदार्थों में। फल और सब्जियों को इमर्शन फ्रीजिंग विधि द्वारा परिचित किया जाता है। इमर्शन फ्रीजिंग विधि द्वारा परिचित किया जाता है फल और सब्जियों को। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। आयोडीन घोल पोटेशियम आयोडाइड के जलीय घोल में शामिल आयोडीन स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया कर वैगनिक काले रंग का उत्पादन करता है। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, इडली को स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, स्टीम करके। प्रेशर कुकर क्या है? प्रेशर कुकिंग, हाई प्रेशर स्टीम, जल या जल आधारित कुकिंग तरल का उपयोग करते हुए सीलबंद प्रेशर कुकर में खाना बनाने की विधि है। एक है स्टूइंग। स्टूइंग क्या है? तो खाना पकाने के स्टूइंग विधि में मांस के छोटे टुकड़े को पूर्णतः तरल में डुबाकर और उन्हें धीरे धीरे उबाला जाता है। पोचिंग विधि क्या है? तो इस विधि में जल, दूध, स्टॉक या वाइन जैसे तरल में डूबे हुए भोजन को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। अम्लीय वर्षा के निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। यह सब पहले भी हमने करवा चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? धन आवेशित अल्फा किरण। अल्फा कणों पर 2 इकाई धनावेश तथा 4 इकाई द्रव्यमान होता है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक जैसा होता है। बीटा कणों पर 1 इकाई का ऋणावेश व इसका द्रव्यमान 0 होता है। बीटा किरण इलेक्ट्रॉन की भांति होता है। गामा
कण द्रव्यमान विहीन व आवेश विहीन उत्सर्जित होता है। पौष्टिकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पर। पौष्टिकरण की प्रक्रिया में दूध के कणों को 30 मिनट तक कम से कम 62.8 डिग्री सेल्सियस या फिर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। इसके अलावा दूध को 15 सेकंड के लिए 71.7 डिग्री सेल्सियस पर भी रखा जा सकता है। दूध या अन्य द्रव पदार्थों को एक निश्चित समय या निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें उपस्थित सभी प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाए। इसी को पौष्टिकरण कहते हैं। इससे दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। पौष्टिकरण की खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो CaCO3 का CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए NaOH से। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहते हैं। इसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में रसायनों का राजा कहा जाता है। वही बार बार दिया गया है। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, यह हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, सोडियम मेटासिलिकेट। इस विधि में उपकरणों को उच्च ताप लगभग 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। किसको? चिकित्सीय उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए सैनिटाइजेशन विधि का प्रयोग होता है। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, r समानुपाती n स्क्वायर। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध r समानुपाती n स्क्वायर होता है। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3.15 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पे इसका डिस्कशन दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, लेकिन अब थोड़ा फास्ट ही करके कंप्लीट इसे कर लेंगे। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक रूप में किया जाता है। मंदक रूप में किया जाता है। यह सब हो चुका है, मैंने आगे ही करवाया है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह रिएक्टर बॉम्बे के ट्रामे में स्थित है। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? चांदी किसमें नहीं है? हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर या फिर लूनर कास्टिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में जिंक, कॉपर और निकल का मिश्र धातु होता है। मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर AgCl। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र AgNO3। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। दूध को दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन कहते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। रेनिन एंजाइम कैसीन को पैराकैसिनेट में बदलकर दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम जो है बच्चों में पाया जाता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र है या फिर रासायनिक नाम है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट SiO2। इसे बालू भी कहा जाता है। कांच के निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में बालू, चूना, पत्थर एवं धोवन सोडा होता है। कांच के निर्माण में कच्चे सामग्री के रूप में बालू, चूना, पत्थर एवं धोवन सोडा होता है। नक्काशी दर कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, HF का। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ऐसा रसायन है जो कांच के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसे कांच की नक्काशी कहा जाता है। कांच पर लिखने के लिए इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग घरों के जंग हटाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं? इनमें से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे जिंक।
जिंक धातु की सतह पर पराबैंगनी तरंगीय प्रकाश की परिघटना होती है, तब कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस परिघटना को तापीय उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। कुछ धातु जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम आदि केवल पराबैंगनी तरंगीय प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। दूसरी ओर कुछ क्षार धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम दृश्य प्रकाश के लिए भी एक प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करती है। धातु की सतह पर पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ष नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका विस्तृत व्याख्या आइंस्टीन ने किया। इसका इन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सभी धातु एक्स किरणें एवं गामा किरणों के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती है। नेक्स्ट है कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलेक्टम का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। नायलॉन 6 बनाने के लिए कैप्रोलैक्टम को निष्क्रिय वातावरण में 533 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है। नायलॉन 6 रेसे कठोर होते हैं, जिनमें ऊंचे तन्यता, शक्ति, चमक और प्रत्यास्था होती है। नायलॉन का इस्तेमाल मच्छरदानी, रस्सी, पैराशूट, जाल इत्यादि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इसका सूत्र CH2 5CONH है। कैप्रोलैक्टम एक उत्तेजक होता है एवं हल्का विषैला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। एक गैस CaO के साथ प्रतिक्रिया तो एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaCO3 के साथ नहीं। यह गैस कौन सा है? यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज के रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? मूल दाब के कारण। नेक्स्ट 2023 में पूछे गए प्रश्न, सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल अर्धचालक है। सोलर सेल सिलिकॉन के बने होते हैं और सिलिकॉन क्या अर्धचालक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। यह प्रकाश की ऊर्जा को सीधे फोटोवोल्टिक प्रभाव से विद्युत में परिवर्तित करता है। सौर सेल को सौर पैनल से जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो चांदी का। सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। आसान प्रश्न है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? वायु, आयोडीकृत नमक, दूध मिश्रित पेय, जबकि आश्रित जल जो है मिश्रण नहीं है। आश्रित जल या शुद्ध जल है, मिश्रण नहीं है। आश्रित जल बनाने के लिए पानी को उबाला जाता है और फिर इसके भाप को संघनित किया जाता है। इससे पानी की सारी अशुद्धियाँ खत्म हो जाती है और शुद्ध H2O मिलता है, लेकिन पानी के सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी खत्म हो जाते हैं। आश्रित जल पीने के लिए सुरक्षित है, लेकिन यह नीरस लगेगा क्योंकि इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को हटा दिया गया है। यह एक साथ संयोजित यौगिक है जिसका हानिकरण नहीं होता। आयनों की अनुपस्थिति ही अशुद्ध जल को विद्युत का कुचालक बना देता है। आयनों की अनुपस्थिति ही अशुद्ध जल को विद्युत का कुचालक बना देता है। वायु जो है विषमांग मिश्रण है। आयोडीकृत नमक यह भी मिश्रण होता है। दूध मिश्रित पेय यह भी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अणु के अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है तो पराशरण कहलाती है, ओस्मोसिस कहलाती है। यह एक विशेष प्रकार की विषरण क्रिया है। इसमें विलायक के अणु एक अर्ध परागम झिल्ली से होकर कम सारता वाले घोल से ज़्यादा सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है विपरीत पराशरण अर्थात रिवर्स ओस्मोसिस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल में उपस्थित अशुद्धियाँ, ठोस पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ और खनिजों को पृथक करता है। इसमें बाह्य आरोपित करके एक विशेष झिल्ली के माध्यम से शुद्ध जल निकलता है। एक उच्च साद्र विलयन घोल को एक झिल्ली के माध्यम से कम साद्र विलयन में ले जाने के लिए दबाव लगाया जाता है। नेक्स्ट है विसरण। किसी ठोस द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक संघनन वाले क्षेत्रों से कम सतह वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। पदार्थों के कणों के गति के कारण दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिलने की प्रक्रिया को मिश्रण कहा जाता है। यह गैसों में सबसे तीव्र है और ठोस पदार्थ में सबसे धीमा होता है। विशुद्ध पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ विसरण की दर में भी वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल है सेंट का सुगंध का फैलना विसरण के कारण होता है। संकुचन का शाब्दिक अर्थ सिकुड़ना होता है। धातुएं और द्रव तापमान कम होने से जब सिकुड़कर अपने वास्तविक आयतन या लंबाई से छोटे या कम हो जाते हैं तो इसे संकुचन कहते हैं। क्लियर? तो केमिस्ट्री हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मैं